Hey guys, welcome you all in this new vlog. हेलो कर दीजिए सबको। हेलो एवरीवन। तो आज हम किस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं गुप्ता जी? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर मूविंग टू स्वीडन हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेके आनी है इंडिया से। और क्या क्या चीज़ें लेके आनी है इंडिया से। यस, प्रीवियसली व्लॉग मैंने डाला था तो उसमें लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमें क्या क्या चीज़ें लानी है दी, तो मैंने उस पर एक व्लॉग आज सोचा कि मैं आज बना देती हूँ। क्या बोलते हैं? या तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या लेके आना है बताइए आप। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें जो लाना है वो है सॉकेट चार्जर। क्या? या तो हमें यूरोपियन लाना है क्योंकि इंडिया का सॉकेट और स्वीडन का सॉकेट डिफरेंट होता है। थोड़ा तो एक्सप्लोर करते हैं। आज बालकनी में हम लोग खड़े होकर ब्लॉग बना रहे हैं। तो एक्चुअली आज का मौसम थोड़ा बहुत ही कम ठंडा है लेकिन थोड़ा कम है। मैंने सोचा घर में नहीं बनाते, चलो तो बाहर। सोचा कि चलो आज बालकनी में जाकर ब्लॉग बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग हाँ, balcony तो में आ जो गए। आपको बताया कि यूरो अडेप्टर राइट, वो लेके आना है। बिकॉज अगर आप मिक्सर ग्राइंडर इंडिया से लेके आ रहे हैं या आप अपना मोबाइल इवन ड्रायर, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी चलेगा नहीं, वो लगेगा नहीं। तो अगर यूरो कंट्री रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या लेके आना है हमें? और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें लेके आनी है वो है प्रेशर कुकर। यस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम यूज़ टू होते हैं दाल चावल, ये तो हमें चाहिए, राजमा या छोले वगैरह। बहुत कुकर आपको यहाँ मिलेगा, बट आप इस टाइप का मिलेगा कि आप उससे फैमिलियर नहीं होंगे। एंड सेकंड थिंग कि कभी जल जाता है और हम अपने इंडियन वाले से यूज़ टू होते हैं। और हाँ, वो जो लेके आना है वो इंडक्शन वाला लाना है। इंडक्शन के 2 टाइप होते हैं, आपको मैं बता दूँ, जिसपे मतलब छेद होता है, उस टाइप वाला लेके आना है। अगर मेरे लिए पॉसिबल रहा तो मैं डेफिनेटली अपने कुकर का पिक आपको लगा दूँगी वीडियो के एंड में या बीच में। एंड क्योंकि मैं तो लेके आई थी 2 कुकर, बट मेरा एक ही वर्क किया और सेकंड वाला वर्क नहीं किया यहाँ के इंडक्शन पे, राइट। तो कुकर के अलावा तो मुझे नहीं लगता और कुछ डिशेस वगैरह हमें लाने की नहीं, जरूरत पड़ेगी। यूटेंसिल्स आपको कुछ नहीं लाने हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ के अकॉर्डिंग बनी हुई है ताकि वो ओवन में भी आप यूज़ कर सके। और हर चीज़ अवेलेबल है, प्लेट, ग्लास, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। बट हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अगर पॉसिबल रहा तो आप 2 कुकर लेके आ जाइए, छोटे छोटे। अगर एक से आपका काम हो जाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मेडिसिन, हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेडिसिन। क्या मेडिसिन, कुछ आप बेसिक मेडिसिन लेके आइए आप जब आ रहे हैं इंडिया से। तो फॉर इनिशियल स्टेज। और कभी भी जब भी कैरी करें वो अपना प्रिस्क्रिप्शन कैरी कर ले। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं या क्यों लेते हैं तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक यहाँ अलाउड नहीं है, राइट। एंटीबायोटिक होता है, चलता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली एंटीबायोटिक अलाउड नहीं है, तो आप लोग एंटीबायोटिक्स नहीं कैरी कीजिए और सिर्फ आप मतलब नॉर्मल मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन होता है वो आप कैरी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसकी भी कफ एंड कोल्ड की छोटी थोड़ी इनिशियल टाइम के लिए आप कैरी कर लीजिएगा। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेबी का जो चार्ट है, वैक्सीनेशन चार्ट, वो प्लीज़ कैरी करिएगा। हमने भी कैरी किया था, वो यहाँ पे फिर टैली करते हैं अपने स्वीडिश वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग कि आपके बेबी को कौन कौन सा डोज मिल चुका है और कौन बाकी है। तो प्लीज़ उसे वो कैरी करिएगा ताकि उनके लिए ईजियर हो जाए चेक करने के लिए। एंड व्हाट एल्स? आप बताइए, मैं तो कब से मैं ही बता रहा बता हूँ। दूँ। और हाँ, अगर आपका छोटा बच्चा है ना, प्लीज़ आप अगर पॉसिबल रहा तो झाड़ू, इंडियन झाड़ू कैरी कर लेना, क्योंकि हम यहाँ वो ब्रश और पैन, डस्टबिन पैन वाले मिलते हैं, मिलने के लिए तो मिलते हैं, बट उसे फील नहीं आता है कि घर क्लीन हुआ है, क्योंकि हम यूज़ टू होते हैं इंडियन झाड़ू से। क्या कहते हो, अगर बच्चा छोटा है तो गंद बहुत मचाएगा, और गंद मचाने फिर उससे मज़ा नहीं आता है, वो फिर आपको वैक्यूम क्लीनर ही लगाना पड़ेगा। और एवरी डे आपको वैक्यूम क्लीनर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। वीकेंड में आप लगा दिए, बट वैसे आप झाड़ू का अगर पॉसिबल है तो कैरी कर लीजिए, नहीं तो फिर मिलता तो है ही यहाँ पे सब। नहीं तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। क्यों इंडिया का झाड़ू लेके तुम यहाँ स्वीडन में लेके अरे हर रोज कौन लगाएगा वैक्यूम क्लीनर लगाना, और उसका साउंड जो है बहुत इरिटेटिंग होता है, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग है, इसलिए मैं इनको दे देती हूँ, आप लगाओ। अभी तो साइलेंट वैक्यूम क्लीनर भी मिल रहे हैं, तो आपको वो बट मुझे इतना पसंद कम नॉइज वाला आप वैक्यूम क्लीनर। हमारा भी इतना नॉइज नहीं करता, बट मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो लगाना, बट आलस का काम लगता है क्या। हाँ, वो तो है।
और क्या बताएं आपको, और क्या लाना है। और अगर हाँ आपका बच्चा छोटा है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें फट जाती हैं, मतलब ब्रेक हो जाती है, हमारी भी कुछ सिलाई खुल जाती है। तो अगर आपको प्लीज़ अगर स्टिचिंग नहीं आती है तो आप थोड़ा बहुत टेम्परेरी सीख लें, ताकि जो छोटा मोटा फटा फटा हो तो उसको आप सिल ले। सुई धागा आप प्लीज़ कैरी करिए अपने साथ, ताकि क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि हमारा थोड़ा सा फटा हम दे देते हैं टेलर को, कितने सारे टेलर अवेलेबल है, दे दिया स्टिच करके वो दे देते हैं, तो हम उन्हीं की हमें आदत हो जाती है। पर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, फटा है तो आपको खुद ही जुगाड़ लगाना है उसका। तो इसीलिए सुई धागा आप कैरी कर लीजिए ताकि आप स्टिच कर लें। और व्हाट एल्स? अब बस इतना ही काफ़ी है, और बाकी तो बस बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल और है। हाँ, जैकेट वगैरह के बारे में भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे। तो जैकेट ठीक है, गर्म कपड़े आप ले लीजिए, पर बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े मत लीजिए, ना बच्चों के ना अपने, क्योंकि यहाँ पे आपको ठंडे कप जैकेट्स वगैरह सब अवेलेबल है। और मैं तो बोलूँगी रीज़नेबल ही प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस रीजनेबल है यहाँ पे। और एक्चुअली इंडिया में जो जैकेट्स और जो कपड़े जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो मतलब वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंगली डिज़ाइंड होते हैं। करेक्ट। और यहाँ के जो कपड़े होते हैं यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं। तो आप बेटर है कि आप इंडिया से आप कैरी कर रहे हो तो बस एक पेयर ही, एक सेट ही आप कैरी करो। थर्मल्स वगैरह आप कैरी कर लीजिए, है ना। हाँ हाँ, बॉडी वार्मर्स आप 2-3 एक्स्ट्रा ही रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पतले पतले से होते हैं, आप रख लीजिए। बट लेकिन अगर बाहर अगर आपको वेयर करने के लिए जैकेट्स चाहिए तो वो यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में अच्छे जैकेट और यहाँ के टाइप के अकॉर्डिंग, यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग बनते हैं। करेक्ट। तो आप यहाँ से भी, हम भी लेके आए थे कुछ, लेकिन वो बर्थ नहीं है, आप बाहर पहन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के जो ठंड है हिलेरियस, वहाँ गुजारा नहीं होने वाला है। वो हमारे इंडियन जैकेट है उससे। और आप अभी भी देखिए, हमने 3 पहने तभी भी शिवर कर रहे हैं गुप्ता जी, राइट। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कभी -15 -17 भी जा सकता है। तो और फिर आप उस सोच टाइम सकते हो कि इंडियन जैकेट तो उतना टेम्परेचर पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप यहीं से परचेस करो जो भी जैकेट्स वगैरह आपको परचेस इवन करना है। शूज ऑल्सो ना, करेक्ट। शूज ऑल्सो, क्योंकि आइस पे जो नॉर्मल शूज होते हैं वो क्योंकि वो काम नहीं करेंगे। तो आइस के बाद से बोलते हैं, मैं पीछे आइस दिखा देती हूँ। ये देखिए 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 देखिए, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है? ये जमा हुआ आइस है पूरा। ये जो है ना स्नो जो पड़ी थी, और अभी -5 डिग्री टेम्परेचर है मेरे बालकोनी में। और ये देखिए जो है ना, ये आइस है, ये जमा हुआ। और इस टाइम पे अगर आप नॉर्मल शूज़ पहनते हैं तो इतनी बुरी तरीके गिरिएगा कि कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा आपको। वही तो एक्चुअली इसीलिए क्या होता है ना, विंटर में स्वीडन में ज़्यादा किसी का पैर टूटने के केसेस आएंगे, किसी का हाथ टूट गया, बहुत चोट लगती है, सिर में चोट लगती है बहुत जोर से। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर से नॉर्मल शूज़ पहनोगे तो बहुत स्लिपी होता है, आप डेफिनेटली आप गिरने वाले। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप स्लिप हो जाओगे। सेम लगेगा आपको नॉर्मल है, बट आप वो कब स्लिप हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे शूज भी उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है ना यहाँ के। तो मतलब ग्रिप होना चाहिए ताकि आप गिरे नहीं। तो इसलिए मतलब ज़्यादा शूज़ के लिए कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको अच्छा रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है, बहुत नहीं। इसीलिए बच्चों को आप यहाँ पे नोटिस करना, मैंने वीडियो में भी डाला था, हेलमेट, यही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि अगर बच्चे स्लिप भी करते हैं तो सर में चोट ना आए। करेक्ट। व्हाट एल्स? तो ये तो हुआ कि क्या क्या चीज़ें हमें कैरी करनी है जब हम स्वीडन आ रहे हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर हम स्वीडन आ गए तो हमें क्या क्या चीज़ें को मतलब ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी है हमें। करेक्ट। तो उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली जब हम उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक चीज़, जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए। आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे DM करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी इफ़ पॉसिबल मेरे एंड से। आगे तो कंटिन्यू करिए। तो आप जैसे कि हमने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है जब आप इंडिया से स्वीडन आते हो। और एक बार जब आप इंडिया से स्वीडन आ गए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली चीज़ें करनी है, आपको टैक्स एजेंसी में जाके आपको रजिस्टर करना है पर्सनल नंबर या स्कैटवर्केट ऑफिस में जाके आपको एट अर्लीस्ट आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कीजिए पर्सनल नंबर के लिए। मतलब उसमें आप डिले मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार जब रजिस्टर हो गए तब आप यहाँ के जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग, नॉट इवन मेडिकल, मतलब जितने सारी चीजें हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। और यहाँ पे हर चीज़ कहते हैं ना रामबाण, वो पर्सनल नंबर आपको हर तरफ से आपको मतलब चाहिए ही चाहिए।
वो हाँ। है तो सब है आपके पास। हाँ, क्योंकि बिना पर्सनल नंबर का तो फिर प्रॉब्लम होने वाला तो है। ये टाइम लेता है, कई बार 4 वीक्स का टाइम लेता है, कई बार 3 है। जो हमारे साथ आए थे उनका 3.5 मंथ लग गया था, और हमारा हनी कितने टाइम में हो गया था? हम लोग का तो 5 वीक्स में आ गया था Yes. पर्सनल नंबर। वो एक्चुअली कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इट डिपेंड्स। किसी का लोग का मतलब 4 6 वीक्स में। मंथ्स भी लगा है, किसी किसी का 6 मंथ्स भी लगता हाँ, है। लेकिन उस टाइम में मतलब उस टाइम जब इनिशियल कोविड टाइम था उस टाइम में लग रहा था, बट लेकिन हमारा अब तो मतलब नॉर्मली आपको मतलब मान के चलिए 6-7 वीक्स में मतलब वर्स्ट केस में मिल जाएगा पर्सनल नंबर। हाँ, तो सबका तीनों का हम लोग का पर्सनल नंबर मिल गया था हम लोग को 1 मंथ के बाद। हाँ, 1 मंथ के बाद हमें हम्म। मिल गया था। और जब एक बार आपके पास जब पर्सनल नंबर आ जाएगा तो फिर आपके पास कुछ लेटर्स आएंगे वो कि आपका पर्सनल नंबर आ गया है। और यहाँ अब मैं आपको बता दूं, हर चीज़ पोस्ट के थ्रू ही आपको आता है, एवरीथिंग। हाँ, तो इसीलिए आप मतलब टाइम टू टाइम अपना वो मेल बॉक्स आप चेक करते रहिए कि क्या मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, अपॉइंटमेंट से लेके डॉक्टर के पेमेंट से लेके एवरीथिंग। आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट के लिए वो पोस्ट पे आपको सेंड करेंगे, फिर आपको पेमेंट करना है। शी इज़ राइट। और फिर उसके बाद जब आपका पर्सनल नंबर आ गया तो उसके बाद आपको विदाउट डिले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाके आईडी कार्ड के लिए जिसको हम लोग ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स रेसिडेंस आईडी कार्ड बोलते हैं, उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। आप अपॉइंटमेंट के लिए आप बुक करना है। तो आप विदाउट डिले आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसमें आप चेक करते रहिए। कभी क्या होता है कि आपको जो अपॉइंटमेंट होगा मतलब 2 वीक 3 वीक या 4 वीक के बाद मिलता है, लेकिन आपको उस पे मतलब क्या करना है, आपको फिर भी आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, फिर भी आप चेक करते रहिए और वेबसाइट पे कि कहीं ऐसा कोई होता है कि कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है, तो उस टाइम आप फिर से अपॉइंटमेंट को रीबुक कर सकते हैं मतलब प्रायर टाइम पे। क्योंकि सब चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ। क्योंकि डेफिनेटली आपको चाहिए वो। क्योंकि आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईडी कार्ड मिलेगा तभी आपको बैंक आईडी मिलेगा। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक आईडी है क्या। एक्चुअली बैंक आईडी यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है आपको लॉगिन करना होता है, जैसे बैंक के लिए लॉगिन करना है या पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको बैंक आईडी की ज़रूरत होती है। तो वो मतलब बहुत हेल्पफुल होता है आपको जब बैंक आईडी आपके पास होता है तो फिर उसके बाद जब आपका आईडी कार्ड जब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया, फिर आप जो आईडी कार्ड के लिए फिर आप जाओगे वहाँ स्केत वर्केट ऑफिस में, टैक्स एजेंसी ऑफिस में, और वहाँ पे फिर आपका जैसे हमने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि फिर से आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, आपकी फ़ोटो ली जाएगी, आपका हाइट सिग्नेचर फिर से लिया जाएगा, और उसके बाद 4 वीक के बाद वो आपको आईडी कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो आपने नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका आईडी कार्ड रेडी है एंड इट्स रेडी टू कलेक्ट। अब एंड जिसका अगर आईडी कार्ड है वो उसको खुद ही लेना होता है। आप ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड है तो जाके मेरा हाँ, कैरी कर हाँ, लेंगे। हाँ। नहीं नहीं यार, मैंने ऐसा ट्राई किया था। मैं गया था मतलब मैडम जी का आईडी कार्ड लाने के लिए, उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपकी वाइफ को ही आकर मतलब लेना होगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है फिर से सिग्नेचर लेते हैं जब हम लोग कलेक्ट करने जाते हैं तो इसलिए। तो ये हुआ कि अब आपके पास आईडी कार्ड आ गया। जब आईडी कार्ड आ गया तो आप जल्दी से एट अर्लीस्ट आप बैंक में जाके और आप अपना क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए कि हमारा आईडी कार्ड आ गया है, ताकि वो आपको बैंक आईडी प्रोवाइड कर दें। फिर उसके बाद वो आपको बैंक आईडी प्रोवाइड कर देंगे बैंक वाले, और उसके बाद आप जो भी बहुत सारे पेमेंट्स के ऐप हैं, स्विश ऐप, वो सारी चीज़ें आप मतलब यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद एक बार आपके पास बैंक आईडी आ गया मतलब आपका लाइफ इजी हो गया। कोई भी आपको पेमेंट करना है आप इजीली पेमेंट कर सकते हो बैंक आईडी के थ्रू। आई थिंक दैट्स ऑल। उसके बाद अभी भी बहुत सारी चीज़ें आगे ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे जब बहुत टाइम सारी मिला चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमें बहुत ठंड लग रही है क्योंकि हम लोग बाहर अपने बालकनी में आके 5 डिग्री में ब्लॉग बना रहे हैं। हमें थोड़ा तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट ब्लॉग में जो बाकी चीज़ें होंगी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और डाउट है तो प्लीज़ डीएम करिए। और आपके पास कोई डाउट है तो मैडम जी का इंस्टा अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं, और या मतलब हमारे वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।